प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित आज की इस दूसरी कक्षा में हम कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो न केवल अकादमिक कक्षाओं परीक्षाओं के लिए बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी रहेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन सवालों को तथा इन प्रश्नों को हल करने की विभिन्न विधियों को हम समझेंगे। इनको प्रश्न के जरिए, सवाल करने के जरिए हम इन विधियों को समझेंगे। पूर्व में हम इन विधियों की चर्चा कर चुके हैं। अब उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को लेकर हम आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहला हम एक उदाहरण लेते हैं। 15, 18 और 42 का में से ज्ञात कीजिए, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें देखते हैं, पिछले वीडियो में जो विधियां बताई थी उनमें प्रत्येक विधि का प्रयोग करते हुए इसका में से ज्ञात करते हैं, देखते हैं। तो एक बार वो रिमाइंड भी हो जाएंगे, फिर आगे इस पर उन्नत सवाल होंगे जो प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में जिन पर प्रश्न पूछे, रेलवे भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, पटवार भर्ती परीक्षा हो, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इन पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न लेकर आज के इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये उदाहरण लेते हैं। इसमें विभिन्न विधियां जो हमने पढ़ी, तो सबसे पहली जो विधि है वो अपवर्तक विधि यानी डिवाइज़र मेथड से हम इसको करेंगे कि हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हम लेते हैं 15। इन तीनों संख्याओं में हम उन संख्याओं को ढूंढेंगे जिन जिन संख्याओं का इनमें भाग जा सकता है। अपवर्तक विधि का मतलब है इनके भाजक कौन कौन से होंगे, इन तीनों के अलग अलग भाजक कौन कौन से, पहले हम उन्हें एलिमिनेट करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो 15 में हम देखते हैं कि 1 का भाग जाएगा, 1 का सभी में जाता है, 15 में जाएगा। 1 15 15, 2 का नहीं जाएगा, 3 पंजू 15, 5 3 15, और फिर आगे देखिए 6 7 8 9 10, इस प्रकार स्वयं 15 का भाग जाता है। अब हम देखते हैं 18 में किस किस संख्या का भाग जाएगा। 18 में 1 का जाता है, 2 नाम 18, 3 छंग 18, 6 3 18, 9 दूनी 18 और स्वयं 18। इसके बाद आते हैं 42 पर। 42 में जाता है भाग 1 का, 2 का जाएगा 21 दूनी 42, 3 का 14 3 42, 6 7 42, यानी 5 का नहीं जाएगा, 6 7 42, 7 छंगे 42, 7 8 9 10 11 14 3 42। इसके बाद 21 दूनी 42। अब इस प्रकार हमने देखा, इन अपवर्तकों को हमने छांट लिया, अपवर्तकों को हमने डिस्कस कर लिया। अब इनमें कॉमन हमें छांटने कि कौन कौन से अपवर्तक ऐसे हैं जो तीनों में उपस्थित हैं। तो हम देखते हैं, पहला अपवर्तक है 1, सब में है। 2 दोनों में लेकिन इसमें नहीं है। 3 ये सब में मौजूद है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके अलावा हमें और कोई नहीं मिल रहा है। 5 इसमें नहीं है, 6 इधर इन दोनों में, तो ऊपर वाले में नहीं है, 15 इनमें नहीं है। हमारा सवाल यहाँ रुक जाता है। अब हमें देखना है कि हमें 2 ऐसे मिले, 1 और 3, ये कॉमन डिवाइज़र हैं जो सम अपवर्तक हैं, यानी दोनों तरफ मौजूद है। तो इसमें जो ग्रेटेस्ट होगा वो है 3। तो इसका में से हो जाएगा 3, में से इक्वल टू 3। ठीक है। HCF 15, 18 एंड 42 इज़ 3। ये हमने अपवर्तक विधि से किया। अब हम इसको, दूसरी विधि है डिवीज़न मेथड और एक है प्राइम फैक्ट मेथड से, यानी कि प्राइम गुणनखंड निकालेंगे, रूट गुणनखंड विधि से करके देखते हैं और फिर इसको भाजन विधि से भी करके देखते हैं, तो हमें ये उत्तर एक ही प्राप्त होगा। चलिए अब हम देखते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लेते हैं। यानी इसमें क्या करते हैं, इसमें हमें संख्याओं को लेकर इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ये विधि रहेगी अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि से हम इसको करके देखते हैं तो किस प्रकार हमें आंसर प्राप्त हो। इसमें 15 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 18 का निकालेंगे और साथ में हम निकालेंगे 42 का अभाज्य गुणनखंड। 15 का गुणनखंड निकालेंगे तो इस प्रकार हम देखते हैं, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 से प्रारंभ करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 5 में सिर्फ 5 का ही जाएगा, 5 एकम 5। इस प्रकार इसके फैक्टर्स ये बनते हैं। 18 का करके देखेंगे, 18 का गुणनखंड करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 9 में 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। अब आते हैं 42 पर। 42 में भी लास्ट जो इकाई अंक में 2 है, सम संख्या है, इसको 2 से शुरू किया जा सकता है। 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 21 दूनी 42। 21 में 2 का नहीं जाएगा, 3 3 7 21 और 7 एकम 7। इस प्रकार हमने देखा कि ये इसके गुणनखंड बने, अभाज्य गुणनखंड,
यानी कि अब इसमें हमें आगे जो करना है, अभाज्य खंड करने के बाद हमें इनमें कॉमन छांटना है। तो कॉमन में हम देखते हैं ये 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें भी है, एक कॉमन मिला। अब हम 5 को लेके चलेंगे तो 5 इधर है लेकिन इसके पास नहीं है, तो ये कॉमन नहीं माना जाएगा। इसके बाद अगर इस 3 को लेते हैं तो इधर 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है। 7 को लेके चलेंगे, 7 इसके पास है, इन दोनों के पास नहीं, यह भी कॉमन नहीं है। और 2 को देखते हैं तो 2 इन दोनों के पास है लेकिन इसके पास नहीं, यह भी कॉमन नहीं है। तो हमने केवल देखा कि इसमें कॉमन हमें प्राप्त हुआ 3 और यही इसका मैसे बन जाएगा, यही इसका मैतम समावर्तक बन जाएगा। तो हमने देखा इस तरीके से भी हमने 3 प्राप्त किया, इस तरीके से भी हमने 3 ही उत्तर प्राप्त किया। अब इसी प्रश्न को हम तीसरी विधि जो है जिसे कहते हैं डिवीज़न मेथड, यानी कि भाजन विधि, भाजन विधि से करके देखते हैं क्या हमें यही आंसर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम एक उदाहरण के जरिए हमने तीनों तरह की विधियों का प्रयोग सीख लिया। ये देखते हैं भाजन विधि में हम क्या करते हैं कि सबसे छोटा जो संख्या दी गई, सबसे छोटी संख्या को हम लेते हुए उससे बड़ी संख्या में हम भाग देते हैं और भाग विधि को हम कंटिन्यू करते हैं। ये जो तरीका हमने पूर्व वीडियो में आपको बता दिया है, एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास संख्या है 15, 18 और 42। 15, 18, 42। अब इसमें क्या करना है, 15 को भाजक मानते हुए और 18 को भाज्य मानते हुए इसमें भाजन क्रिया संपन्न करनी है। तो 15 के जब हम भाग दें तो 15 एकम 15। अब इसमें शेष बच जाता है, शेष बचने पर यही शेष फिर भाजक बन जाएगा और जो पूर्व वाला भाजक है वो भाज्य बन जाएगा। यानी कि ये 15 को अब भाज्य बनना पड़ेगा और ये भाजक बन जाएगा। अब 3 का फिर इसमें भाग देंगे, 5, 3 पंजे 15, यानी शेष 0 बच गया। अब हमारा जो ये भाजक है इसकी अब हम भिड़ंत करवाएंगे अगली संख्या, यानी कि जो बची हुई संख्या है हमारी 42। यानी कि अब ये हमारे 3 और 42 के बीच में आपस में कुश्ती होगी। अब 42 में 3 का भाग देंगे, जो प्रक्रिया हमने यहाँ की थी वही प्रक्रिया हम यहाँ रिपीट करेंगे। यानी कि 42 में हम भाग देंगे 3 का, ठीक है, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, या शेष बचता 1 और 3 चौके 12, यानी 14 × 42। 3 से यह पूर्णतः कट गया, विभाजित हो गया। तो अंत में हमारा जो भाजक है, जो भाजक अंतिम रूप से 0 शेष दे देगा, वही समस्त संख्याओं का मैसे कहलाए। तो यहाँ हमारा इन तीनों संख्याओं का मैसे 15, 18 व 42 का मैसे हुआ 3, इसका मैसे हुआ 3, ठीक है। इस प्रकार एक ही सवाल को हमने तीनों विधियों से सरल करके देखा और पिछले वीडियो में भी हमने ये विधियाँ डिस्कस की थी। अब मैं समझता हूँ आपको ये पूर्ण रूप से समझ में आ गई होंगी। अब हम इस पर आधारित कुछ दूसरे टाइप के प्रश्न देखते हैं, दूसरे प्रकार के प्रश्न कैसे होंगे और उनको कैसे सरल किया जाएगा, आइए हम देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि उदाहरण इस प्रकार के भी प्रश्न प्राय परीक्षाओं में, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। इसका एक उदाहरण है, इस प्रकार दिया जाएगा x² y², x³ y³, इन दोनों का मैसे ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के जो बीजगणितीय संख्याएं दी जाती है उनका मैसे ज्ञात करने के लिए हमें इनके घातांकों पर ध्यान देना होगा। पहला बिंदु तो यह है कि हम ये देखेंगे दोनों दी गई संख्याओं में वह चर कॉमन है या नहीं है, पहला। दूसरा, हम फिर उसके घातांकों को देखेंगे, जिसकी जितनी पावर, उस पावर पर ध्यान देंगे। तो मैसे ज्ञात करने के लिए आप देखिए कि हमें ये देखना है कि उनमें छोटी घातांक किस पर है, वही इसका मैसे बन जाएगा। यानी पहला बिंदु हम देखेंगे दोनों में वह चर कॉमन होना चाहिए तथा उसकी घातांक दोनों में से जिसकी छोटी घातांक होगी वही उसका मैसे होगा। तो हम यहाँ देखते हैं x दोनों तरफ है, तो आप x की सर्वोच्च भी कहेंगे और कॉमन भी कहेंगे। सर्वोच्च कॉमन घात है, कॉमन घात है। तो यहाँ देखिए x² x³, तो इसमें छोटी घातांक को अपन मद्देनजर रखेंगे, लिखेंगे तो सर्वोच्च लेंगे, ढूंढेंगे हम छोटी घात। दूसरा हम देखते हैं y की सर्वोच्च
कॉमन घात है वाई क्यूब और वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर पड़ती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अभीष्ट में से है, जो मांगा गया चाहा गया में से है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। यानी इसको हम अवलोकन विधि से ही कर लेंगे, यानी देख कर ही हम में से ज्ञात कर लेंगे। दिए गए संख्याओं में जो चर हैं वो पहले तो हम देखेंगे सार्व होना चाहिए, यानी सभी पदों में वो मौजूद होना चाहिए। फिर उसकी घातांकों पर निगाह डालेंगे तो जिसकी घातांक सबसे छोटी होगी वह में से के रूप में लिखेंगे हम सर्वोच्च एवं कॉमन घात। ठीक है, इस प्रकार हम इन सवालों को सरल कर सकते हैं। अब इन्हीं पर कुछ प्रश्न यूँ भी दिए जा सकते हैं। देखिए, बीजगणितीय प्रश्नों में से कैसे ज्ञात करते हैं। एक सवाल देखिए इस प्रकार। चलिए इस टाइप का एक प्रश्न हम और देख लेते हैं। यहाँ हमें 3 संख्याएं दी गई हैं, इनमें गुणांक भी दिया गया है और बीजीय चर भी दिए गए। तो सबसे पहले जो दिए गए गुणांक हैं उन गुणांकों का हमें में से ज्ञात करना होगा। यहाँ गुणांक है 3, 12 और 15। 3, 12 व 15 का में से 3, 12 और 15 का में से, यानी ऐसी संख्या जो तीनों को काट सकती हो और सबसे बड़ी हो। तो 3 यहाँ देखते हैं, 3 को भी काट सकता है, 3 12 को भी काट सकता है और 3 15 को भी काट सकता है। तो इसका हम गुणांकों का जो में से लेंगे वो आएगा 3। ठीक है, अब हम a को देखते हैं। a इधर भी है लेकिन a इधर नहीं है और a इधर है, लेकिन चूंकि बीच वाली संख्याओं में नहीं है यानी कि ये कॉमन नहीं है, इसको हम नहीं लेंगे। अब आते हैं b पर। b यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर है। तो b की हम देखेंगे, b की सर्वोच्च उभयनिष्ठ घात, सर्वोच्च उभयनिष्ठ घात कौन सी है ये जरा हमें देखना होगा। तो सर्वोच्च उभयनिष्ठ घात देखेंगे कि b की यहाँ पे घात 4 है, यहाँ घातांक 2 है और यहाँ पे 4 है। तो हमें छोटी घातांक को उठाना तो b स्क्वायर लेंगे यहाँ पे, तो ये b स्क्वायर होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं c कॉमन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, यानी कि उभयनिष्ठ है, कॉमन है। अब इसकी सर्वोच्च घात लेनी है तो c की सर्वोच्च उभयनिष्ठ घात होगी। अब हमें देखना है c की घात या 4 है या 4 है या 4 है, यानी तीनों पदों में बराबर है तो वही सर्वोच्च ले लेंगे। तो c की घात हो जाएगी 4। इस प्रकार देखते हैं जो हमारा अभीष्ट में से होगा वो होगा, इन सबको एक साथ गुणित भाव में लिख देंगे, गुणित रूप में लिख देंगे 3b स्क्वायर c पावर 4। इस प्रकार ये इसका में से बन जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम अगर करें तो इस विधि से हम कर सकते हैं। अब बीजगणितीय कुछ प्रश्नों को हम और लेते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें हम कैसे सरल करेंगे। आइए देखते हैं एक उदाहरण। देखिए यहाँ दिए सवाल पर हम नज़र डालते हैं। यहाँ 2 व्यंजक दिए गए हैं और इन व्यंजकों का में से पूछा गया है। इन दोनों व्यंजकों का में से ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों व्यंजकों का में से ज्ञात करने के लिए या तो हम भाजन विधि का प्रयोग करें या गुणनखंड विधि का प्रयोग करें। तो हम गुणनखंड विधि को पहले लेते हैं, गुणनखंड विधि से कैसे करें, और फिर इसके बाद हम देखेंगे भाजन विधि से अगर इसको करना चाहें तो किस प्रकार कर सकते हैं, और जो हमें कम समय जिसमें लगे उस विधि को हमें अपनाना है ताकि हम अपनी परीक्षाओं में समय को बचा सकें तथा अपनी कैलकुलेशन को बिल्कुल शार्प और एग्जैक्ट दे सकें। चलिए आइए देखते हैं। इसको पहले हम गुणनखंड विधि से करते हैं। गुणनखंड के वीडियो में हमने देखे विभिन्न प्रकार के जो गुणनखंड किया जाता है। त्रिपद का जो स्प्लिट मेथड से जो हमने गुणनखंड किया था, यानी बीच वाले पद के 2 टुकड़े करने वाला जो तरीका है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। उस तरीके से इसको करते हुए हम में से निकालते हैं। तो देखिए इस गुणनखंड को देखते हैं कि हमें देखना है कि 8x जो बीच में पद है उसके 2 टुकड़े करने हैं, और ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो हमें 8 मिले और उनको गुणा करें तो ये जो अचर पद है 15 ये प्राप्त हो। तो 15 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे, जैसे 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। जैसे आप एक बार देख भी लीजिए, जैसे 15 कैसे पता करें, 15 एकम 15, 3 पंजे 15
5 3 15, ये रिपीट होता है तो इसको हमें यहाँ रोक लेना है। अब हमारा आंसर इन्हीं में छुपा हुआ है, यानी 2 टुकड़ों को जोड़ने पर हमें 8 मिल रहा हो तो 15 और 1 को जोड़ें तो 16 हो जाएगी, हमारे काम का नहीं है। लेकिन 5 और 3 को जोड़े तो हमें 8 मिल रहा है, ये टुकड़ा हम यहाँ पे काम में लेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि इस गुणनखंड को ऐसे बढ़ाएंगे, एक्स स्क्वायर पे कोई चेंज नहीं, 8x के 2 टुकड़े हो जाएंगे, 5x प्लस 3x प्लस 15। ये 3 पदों से हमने 4 पद कर दिए और 4 पद होने के बाद अब हमें इनमें सार में छांटेंगे। इन दोनों में हमें जो कॉमन मिल रहा है वो x मिल रहा है, x प्लस 5, यानी एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे x और 5x में देंगे 5 बचेगा, प्लस इसमें हमें कॉमन मिल रहा है 3 का जब इन्हें भाग करेंगे तो ये x प्लस 5 तो ये 15 ये प्राप्त होगा। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में, एक ब्रैकेट में तो ये संख्याएँ ले लेंगे x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में भाव वाली संख्याओं को ले लेंगे x प्लस 3। इस प्रकार इसका गुणनखंड करने के बाद हम दूसरे व्यंजक का इसी विधि से गुणनखंड, विधि हो सकता है उसमें दूसरी भी अप्लाई, लेकिन यहाँ एक ही विधि से हो रहे हैं। 12 के ऐसे 2 गुणनखंड करें कि जोड़ने पर 7 आ जाए। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ कोमा का प्रयोग करते हैं, इसको अलग कर देते हैं। तो 3 चौके 12, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त हो रहा है। तो आप यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x और ये 12 जो करते हुए लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं। इन दोनों में कॉमन छांटेंगे तो x कॉमन नज़र आ रहा है, x प्लस 4 बचेगा, इधर प्लस का निशान लगा देंगे। इन दोनों में कॉमन हमें 3 नज़र आ रहा है, 3 का इसमें भाग करेंगे तो x 3 चौका 12 ये बचेगा। अब इन दोनों ब्रैकेट्स देखेंगे, दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम सही चल रहे हैं। अब हम देखेंगे x प्लस 4 को एक ब्रैकेट में ले लेंगे और x प्लस 3 को हम दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे। अब ये दोनों आमने सामने हैं। अब इनके जो ब्रैकेट्स हमें मिले हैं उनमें हमें देखना है कि कौन सा ब्रैकेट कॉमन है और हाईएस्ट है। तो यहाँ हाईएस्ट तो हमें दिख रहा है कि सब में घातांक 1 1 है, तो घातांकों के ऊपर निगाह डालने की आवश्यकता ही नहीं है। अवलोकन विधि से हमने देख लिया, इसमें घातांक सभी में 1 है। अब हमें ये देखना है कि इसमें कॉमन कौन सा है। तो इस पक्ष में और इस पक्ष में कॉमन हमें x प्लस 3 नज़र आ रहा है। तो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ पद है बराबर x प्लस 3। इसीलिए जो हमारा में से होगा वो यही होगा, में से होगा x प्लस 3। इस प्रकार हम इस तरह के सवालों में से योग प्राप्त करेंगे। अब ये तो हमने गुणनखंड विधि काम में ली, इसको हम गुणनखंड विधि से न करके हम भाजन विधि से करें तो कैसे करेंगे, तब भी हमारा उत्तर यही आएगा। एक बार हम भाजन विधि को भी करके देख लेते हैं कि किस प्रकार हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। फिर जो विधि हमें सरलतम लगे, अच्छी लगे, रुचिकर लगे, हम उसको अपनाते हुए विभिन्न सवालों को करके देखेंगे, अभ्यास करेंगे तो हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए भाजन विधि से ही इस सवाल को करके देखते हैं। डिवाइड है, हम आखिरी अंक जो इकाई वाला अंक है अगर वह है सम संख्या 2 4 6 8 और 0 है तो वह 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 तिया 6, एक बचा हासिल दे देंगे, 2 छक्के 12 यानी 36 दूनी 72, 36 2 जा 72। फिर आगे बढ़ाते हैं, इसमें देखिए लास्ट में 6 है जो इवन नंबर है तो 2 से होता चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 8 16, 18 दूनी 36 हुआ इसका मतलब। 2 से फिर करेंगे, 2 नाम में 18, 2 9 जा 18। 9 को 2 से नहीं करेंगे, 3 से 3 3 जा 9 और 3 3 1 जा 3। इसमें अब हमने देखा इसके जो रूट गुणनखंड है, जो प्राइम फैक्टर्स हैं हमने ले लिए। अब इन प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे हमें वो सेलेक्ट करने हैं। तो इसमें हम एक सर्किल घुमा लेंगे, इससे हमें पता हो जाएगा, या हम अलग लिखकर उनको कॉमन भी छांट सकते हैं, ये किसी भी तरीके से किया जा सकता है। तो इसमें देखिए इस जग में हम इस व्यंजक का भाग लगाएंगे। देखिए प्रोसेस, हम देखते हैं कि पहला पद एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से पहले काट के देखें तो 1 टाइम कट रहा है, एक बार कट रहा है, तो हम भागफल के स्थान पर 1 लिख देंगे। अब 1 को इनसे मल्टीप्लाई करते हुए जो जो चर सजाती हैं उनके नीचे हम लिखते हुए प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो सबको गुणा करने में एक्स को एक्स स्क्वायर गुणा करें तो एक्स स्क्वायर आएगा, 8x को 1 से गुणा करें तो 8x आएगा, वो इसके नीचे जाएगा, और 15 एकम 15 है वो इसके नीचे रखा जाएगा।
इस प्रकार हम देखते हैं। अब घटाव विधि होगी तो नीचे वाला पद जो है उसके चिन्ह बदल जाएंगे। जिस संख्या को घटाया जाता है उसके चिन्ह चेंज किए जाते हैं। तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का। ये पहला पद तो कट जाएगा आपस में। इधर माइनस एक्स बचेगा और इधर माइनस के 3 बचेंगे। माइनस 15 में से प्लस के 12 जाएंगे तो 3 बचेंगे। अब इस प्रोसेस को हम फिर देखेंगे। अब इस x माइनस 3 में आगे भाग लगाना संभव नहीं है। अब हमारा यही भाजक बन जाएगा और जो पहले भाजक था वह भाज्य बन जाएगा। इसमें एक प्रोसेस और करेंगे। दोनों ऋणात्मक है तो इन दोनों को अगर हम धनात्मक कर देते तो इनके परिणाम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमने दोनों को धनात्मक कर दिया। तो इस प्रकार ये बन गया x प्लस 3। अब हम इसका भाग इस संख्या में, इस व्यंजक में देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। इसमें हम भाग करके देखेंगे। अब हम देखते हैं x प्लस 3 का भाग एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 में देंगे। तो हम देखते हैं कि पहला पद जो है एक्स स्क्वायर है और भाजक है x का x रख के देखेंगे तो x टाइम जाएगा। नहीं, भाजक में अब रखेंगे x। अब x टाइम इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा और 3 को x से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस 3x। अब हम घटाएंगे, निशान चेंज करेंगे, ये पहला पद हट जाएगा। अब बचेगा 5x और प्लस 15। अब ये प्रोसेस फिर यहाँ करेंगे तो भाजक आएगा 5। अब 5 को x से गुणा तो 5x और 5 3 15। इनके साइन चेंज करेंगे, नीचे कुछ नहीं बचेगा। इस भाजक ने इस व्यंजक को शून्य शेष तक पहुंचा दिया, यानी इसका जो शेषफल है वह हमें 0 प्राप्त हो गया। यानी अंतिम जो हमारा योद्धा रहा, अंतिम जो सबको परास्त करने वाला रहा, वो रहा x प्लस 3। यही हमारा मैसे हो जाएगा, यही हमारा मैसे होगा। इन दोनों व्यंजकों का मैसे होगा x प्लस 3। इस प्रकार हम भाजन विधि से भी इन प्रश्नों को कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इस भाजक में हम इस व्यंजक में इस व्यंजक का भाग लगाएं तो भी परिणाम वो ही आएगा। उसमें इस प्रोसेस से हम बच सकें। एक स्टेप ये कम हो जाएगा माइनस प्लस को चेंज करने, बाकी प्रोसेस सेम रहेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मैसे के सवालों को किस प्रकार किया जा सकता है। बीजगणित से संबंधित कुछ सवाल थे, अक्सर ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इन पे हमें ध्यान देना होगा तथा इन प्रश्नों को हमें बार बार करके देखना होगा। आने वाले वीडियो में मिलाकर सभी पर एक प्रश्नावली दी जाएगी, विभिन्न प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे, उनको सरल कराया जाएगा। उन प्रश्नों को हम सरल कर लेंगे तो हमारी इस टॉपिक पर बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आज का टॉपिक यहीं तक। फिर हम अगले वीडियो में लेसे और मैसे के सवालों को लेकर फिर हाजिर होंगे, अलग टाइप के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।